हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन अपने देश भारत में दो त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। जी हाँ, आज के दिन आप वो लोग होली भी मना रहे होंगे और साथ ही साथ शब बारात भी मना रहे होंगे। अर्थात दो त्यौहार आज के दिन है, एक तो होली, दूसरा है आपका शब बारात। तो मेरी ओर से सभी स्टूडेंटों को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट, अब देखिए, एक क्वेश्चन की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी स्टूडेंट कि एक जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है और एक बच्चे ने ये पूछा था तो कि सर इसको समझाइए ज़रा डायग्राम के साथ, इसका व्यंजक किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पूछा गया था कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को ठीक है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, और रखने के बाद उसको जब थीटा कोण घुमाया जाता है, तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। जी हाँ, ये दोस्तों, ये सवाल आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं क्या है आपका लेक्चर। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने समय बचाने के लिए स्क्रीन पर जो इससे संबंधित डायग्राम है वो पहले ही बना करके रखा है और हेडिंग लगाया है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शब्द लिखते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है स्टूडेंट, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। तो आइए पहले डायग्राम को समझते हैं और देखेंगे कैसे इसका कार्य प्राप्त किया जाएगा। तो जैसे कि आप देखें स्टूडेंट कि ये क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि आप देखें जिसको हम BC लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ चुंबकीय द्विध्रुव रखा है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या बेटा, PQ। इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या बेटा, PQ। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ PQ क्यों लिख दिया, AB क्यों नहीं लिखा। क्योंकि बेटा मैंने AB भी लिख सकता था, लेकिन AB लिखने में एक दिक्कत थी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को भी B से लिखते हैं और मैं यहाँ पे भी अगर B पॉइंट लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है और कौन सा चुंबकीय द्विध्रुव का कोई पोल या सिरा है। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखें कि एक आप जैसे देख रहे हैं कि ये क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा है PQ। ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाकर रखा गया है। कितने कोण पे बेटा, थीटा कोण। ठीक है, फिर आप समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए ये ध्यान से देख रहे होंगे कि ये P सिरा है, ये इसका Q सिरा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है किससे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। लेकिन इसको हमने क्या किया है, इसको इस वाली स्थिति से, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, हम इसको घुमा करके इसी वाली स्थिति में लेकर के आए। यानी हम घुमा, जैसे आप देख रहे हैं ये क्या PQ इसकी प्रारंभिक स्थिति है और प्रारंभिक स्थिति में थीटा कितना बेटा आपका, जो कोण अब निश्चित नहीं है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना के रखा गया है। ठीक है, फिर इस स्थिति से हमने इसको इस टाइप से घुमाया है। ठीक है, इस स्थिति से इस वाली स्थिति में लेकर गए और ये स्थिति बेटा आपकी P डैश Q डैश, यानी प्रारंभिक स्थिति है PQ और इसकी अंतिम स्थिति है P डैश Q डैश। और इसको घुमाना है, हमने जो कितना एंगल घुमाया है, हमने जो एंगल घुमाया वो है बेटा आपका D थीटा, यानी कोई सूक्ष्म कोण। जैसे आप जानते हैं कि जब D शब्द आ गया था तो किसी छोटी वस्तु की या छोटी धातु की या छोटी दूरी की बात चलने लगती है स्टूडेंट। ठीक है, तो जब D शब्द आ गया तो हमने कोई सूक्ष्म कोण इसको विस्थापित करके कहाँ लेकर के आए, P डैश और Q डैश स्थिति में लेकर के आए। अब इसको इतनी इस वाली PQ स्थिति से P डैश Q डैश लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, उसी का व्यंजक आज हम देखने वाले हैं। चलिए समझते हैं। तो देखिए, इससे संबंधित जो थ्योरी स्टैंड वो मैंने स्क्रीन में पहले लिख रखा है, देखिए समझे। इसमें कहा देखिए, माना PQ एक चुंबकीय द्विध्रुव है, मैंने आपको बताया PQ एक चुंबकीय द्विध्रुव है जो चुंबकीय क्षेत्र V से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जैसे कि अब ये मैं भी बता रहा था, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति PQ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण के ये सूत्र देखिए, टोरार का होता है MV sin थीटा होता है और ये जो इसका सूत्र आता है बेटा, ये मैं आपको पहले ही प्रूव करा चुका हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है वो टोरार का होता है बेटा MV sin थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब आगे चलते हैं। देखिए, अब ये थीटा जो है, थीटा इसकी प्रारंभिक स्थिति वाला थीटा, इस बात को याद रखें स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा देखिए, द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण D थीटा, मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि जब भी D शब्द आ जाता है, ये D थीटा, जब D शब्द आ गया तो मतलब इसको वो छोटा सा एंगल हमने इसको घुमा दिया। ठीक है, तो मैंने लिखा द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण D थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य है। अब देखिए बात समझे, एक तो होता है विस्थापन रेखीय विस्थापन और दूसरा होता है बेटा आपका कोणीय विस्थापन। तो देखिए बेटा, ये जो विस्थापन है ये रेखीय विस्थापन नहीं है, कोणीय, यानी ये जो द्विध्रुव किसी न किसी एंगल पर घूम रहा है, तो यहाँ जो विस्थापन है वो रेखीय विस्थापन नहीं है, किसी रेखा में विस्थापन नहीं है, ये किसी एंगल पर विस्थापन है। इस बात को यहाँ पर समझे स्टूडेंट। तो देख, कार्य बराबर होता क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है।
कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। लेकिन कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन बेटा उस स्थिति में होता है जब विस्थापन को रेखीय विस्थापन होता है, किसी रेखा में विस्थापित होता है। लेकिन यहाँ पे जो विस्थापन है बेटा किसी एंगल पे विस्थापित हमने कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कार्य बराबर बल आघूर्ण। वैसे तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो बल की जगह आएगा बल आघूर्ण, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आगे जब थोड़ी जगह कम है। तो बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, इस बात को समझे, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझे। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन विस्थापन है कोणीय। जब कोणीय कोण पर किसी एंगल पर विस्थापन होता है तो सूत्र लगाते हैं कार्य बराबर बल आघूर्ण। बल की जगह आएगा बल आघूर्ण और विस्थापन की जगह आएगा कोणीय विस्थापन। आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब विस्थापन रेखीय होता है, किसी रेखा में विस्थापन होता है तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। लेकिन किसी एंगल पर विस्थापन होता है तो सूत्र होता है बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने इसको बस छोटा सा भी थोड़ा मतलब सूक्ष्म कोण घुमाया है, तो सूक्ष्म कोण घुमाने के लिए मुझे सूक्ष्म कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए सूक्ष्म कार्य कितना, कार्य बराबर क्या है, देखिए बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण तो मैंने आपको पहले बता दिया था, तो कोणीय विस्थापन कितना बेटा डी थीटा। मैंने इसमें किसको घुमाया है, केवल इसमें छोटा सा कोण घुमाया, इसको डी थीटा कोण घुमाया है। तो याद रखें फार्मूला यही वाला है, कार्य बराबर देखिए डब्ल्यू बराबर क्या है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण देखिए बेटा आपका टू आ गया, फिर क्या बेटा आपका कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन कितना है डी थीटा, तो बेटा आपका ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आप टो का मान लिख दीजिए, टो का मान क्या देखिए एम बी साइन थीटा, तो टो बराबर एम बी साइन थीटा आ गया और डी थीटा बेटा आपका ये आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो बल आघूर्ण का मान था एम बी साइन थीटा वो ये आ गया और इसका विस्थापन था डी थीटा, जो ये आप ये देख रहे हैं भाई बेटा आपका ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब आगे समझते हैं, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव को स्थिति θ1 से स्थिति θ2 विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, यानी या तो हमने देखा इसका छोटा सा विस्थापन, या तो देखा हमने छोटा सा विस्थापन, लेकिन अगर हमें अब जब जैसे हम इस पे जो बेस न्यूमेरिकल है तो आपको कंडीशन दी जाएगी कि द्विध्रुव को 90 से 180 घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा या 30 अंश से 90 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको दो स्थितियां मिलेंगी, तो पहली स्थिति में θ1, दूसरी स्थिति में θ2। एंगल आपको बताएगा कि 90 से 180 या 180 से 360 जैसे भी कहेगा वैसा मानेंगे। तो दो स्थितियां आपको क्वेश्चन में मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने ये माना है कि चुंबकीय द्विध्रुव को स्थिति θ1 से स्थिति θ2 विस्थापित करने में किया गया कार्य है। ये θ1 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, θ2 आपका 90 भी हो सकता है, θ1 आपका 90 हो सकता है, θ2 आपका 180 हो सकता है, ठीक है। वो आपका जैसे आपके न्यूमेरिकल्स में मिलेगा वैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा चुंबकीय द्विध्रुव को स्थिति θ1 से θ2 विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या देखिए हमने देखा छोटे से विस्थापन में कितना कार्य करना पड़ा dw, लेकिन हम देख रहे हैं फुल कार्य है। तो फुल कार्य निकालने के लिए क्या लगाएंगे बेटा, लिमिट लगाएंगे। देखिए पहली स्थिति क्या है इसकी θ1, तो θ1 बेटा ये आया, दूसरी स्थिति क्या है बेटा इसकी θ2, तो θ2 ये आ गया। लिमिट किससे लगेगी dw पे लगेगी, क्योंकि मुझे dw का मान पता चल चुका है, मुझे छोटे से कार्य का पता चल चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं इस पर लिमिट लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए dw, अब dw को वैल्यू मुझे पता है क्या एम बी साइन थीटा और डी थीटा, तो मैंने क्या किया dw की जगह रख दिया एम बी साइन थीटा और ये डी थीटा रख दिया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जहाँ m क्या चुंबकीय आघूर्ण है, क्या बेटा चुंबकीय आघूर्ण, ये कांस्टेंट राशि होती है, और ये क्या बेटा b ये अब देख ये भी देखना ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी यहाँ पे दोनों चुंबकीय आघूर्ण m और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कांस्टेंट है, इसको हमने क्या कर दिया बेटा बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से क्या बचा बेटा साइन थीटा बचा और ये आपका डी थीटा, ठीक है। यानी m और b को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा आपका बेटा साइन थीटा और ये डी थीटा, साइन थीटा और ये डी थीटा। आई होप को समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन कर देखिए फार्मूला को समझे पहले। साइन थीटा डी थीटा मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखिए मैंने लिख रखा है, देखिए साइन एक्स और ये डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। साइन एक्स और डी एक्स का जब साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं यानी समाकलन करते हैं तो वो क्या आता है बेटा माइनस के कोस एक्स आता है। इस बात को याद रख लें, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जब साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे अर्थात समाकलन करोगे तो क्या आएगा बेटा माइनस के कोस एक्स आएगा। अगर यहाँ पे कोई लिमिट लगी है, मान लीजिए मैंने कह दिया a और यहाँ पे कह दिया v, ठीक है, तो ये बेटा लिमिट जो घूम के आती है वो ऐसा आ जाती है। समझ बात को, नीचे वाली लिमिट है वो ये आ जाएगी और जो ऊपर वाली लिमिट है वो बेटा ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको तुलना करके देखें तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा डी थीटा, अब साइन थीटा और यहाँ पे क्या साइन एक्स डी एक्स, ये होता क्या माइनस के कोस एक्स, लेकिन अपना क्या चल रहा है थीटा, तो माइनस के कोस थीटा हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखे देखिए मैंने आपको बताया साइन एक्स डी एक्स क्या होता है माइनस के कोस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका
साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस के कोस थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा माइनस के कोस थीटा। और जो इसकी लिमिट चल रही थी, लिमिट घूम करके बेटा ये आ गई, जैसे कि मैं अगर ए यहाँ पे लिमिट लोअर लिमिट है तो इसकी अपर लिमिट है, ठीक है, तो लिमिट घूम कर बेटा इस टाइप से हो जाती है। तो जो इसका थीटा 1 था वो ये आ गया, और जो थीटा 2 था बेटा आपका ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा बेटा केवल कोस थीटा रह जाएगा, क्या बेटा कोस थीटा रह जाएगा। वो जो आपकी लिमिट थी थीटा 1 थीटा 2 बेटा आपकी सेम रखिए स्टैंड, ठीक है। अच्छा एक बार को समझिए, अब देखिए यहाँ पे कैसे खोलेंगे इसको, यहाँ तक तो ऑप्शन में आ गया वो स्टैंड। तो देखिए हमने माइनस कॉमन लिया से कुछ भी नहीं किया, आगे आगे समझते हैं। देखिए ये आ गया माइनस। अब देखिए इसे ऊपर वाली लिमिट को लेकर के आइए, पहले क्या आते हैं मतलब जो अपर लिमिट होती है यानी जो उच्च सीमा होती है, उच्च सीमा यानी हम जो थीटा कोण घुमाएंगे, जैसे मान लीजिए 0 से 90, तो हम 90 को पहले लिखेंगे, 0 को बाद में लिखेंगे, यानी ऊपर वाली लिमिट को बेटा पहले लिखेंगे नहीं, या जब इसको खोलेंगे तो एंगल तो यही रहेगा, यानी ये जो आप देख रहे हैं कोस तो यही रहेगा स्टैंड, ठीक है, लेकिन थीटा की जगह पहले ऊपर वाला थीटा आएगा, पहले आएगा बेटा आपका थीटा 2 यानी कोस थीटा 2 माइनस आएगा, ये भी सूत्र है स्टैंड, ये भी क्या बेटा फार्मूला है। फिर ऊपर वाली लिमिट आएगी, क्या है नीचे वाली लिमिट, हाँ कोस थीटा 1। बात को समझे एक बार, देखिए फिर समझा रहा हूँ। देखो कोस तो आपका देखिए दोनों तरफ दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, ये किस लिए दो थीटा है, एक तो थीटा 2 एक थीटा 1 है, तो पहले लिखाएंगे ऊपर वाली थीटा को, तो हो जाएगा कोस थीटा 2, फिर आएगा माइनस, तो माइनस ये आ गया, ये सूत्र है स्टैंड, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर से इस वाली लिमिट को लेकर तो फिर माइनस चिन्ह तो आ गया, अब आ जाएगा कोस थीटा 1। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा, एक बार फिर समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए जो ऊपर वाली लिमिट है बेटा कोस थीटा 2, तो एंगल तो यही रहेगा कोस ही रहेगा, लेकिन थीटा पहले आ जाएगा, थीटा 2 आएगा पहले, ये आ गया देखिए। फिर क्या बेटा आपका थीटा 1 है तो बाद में क्या आएगा थीटा 1 आएगा, बीच में क्या चिन्ह आएगा बेटा माइनस का। ये भी बेटा मैथ में आपको जो 12th मैथ पढ़ रहे हैं वो उनको समझ में एकदम आ गया, और जो बायोलॉजी वाले बच्चे उनको समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है स्टैंड। अच्छा तो आप समझ गए होंगे कि मैं थीटा ऊपर वाली जो लिमिट है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाली लिमिट होती है उसको बाद में लिखते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो माइनस का चिन्ह भी आ गया, ऊपर वाली लिमिट पहले बाद वाली लिमिट, ऊपर वाली लिमिट पहले बाद वाली लिमिट बाद में, नीचे वाली लिमिट बाद में, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर मैं इसको घुमाने का प्रयास करूं, वैसे तो यहाँ पे भी आप छोड़कर आ सकते हैं। देखिए अगर मैं थीटा 1 को पहले लिखूँ थीटा 2 को बाद में लिखूँ, यानी कोस थीटा 1 को जब पहले लिखूंगा तो ये देख रहे हैं ये माइनस का है और उसके आगे ही माइनस लगा है, ये भी क्या बेटा आपका माइनस है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा प्लस बन जाएगा, बन जाएगा देखिए प्लस बन गया, और प्लस यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो घुमाएंगे तो उस कंडीशन क्या आ जाएगी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। आयोग को समझ में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। तो W बराबर फाइनली आ गया आपका MB कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये आर्टिकल था स्टैंड जो आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, और याद रखें मैं भी कह रहा हूँ कि ये परीक्षा के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी बारी एग्जाम में आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो स्टैंड वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्टैंड, ठीक है। तो एक बार फिर से वीडियो के अंत में मेरी ओर से होली और शब बारात की वेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कॉपी कर लीजिए स्टैंड, ये आर्टिकल परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है।